तो उसमें जज साहब ने सारी बातों को सुना, सारे तथ्यों को देखा। देखने के बाद उन्होंने इंटरिम रिलीफ हमको नहीं दिया। इंटरिम रिलीफ का मतलब क्या होता है कि इन पे डायरेक्ट कोई डिसीजन अभी नहीं दिया। वही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कहा कि जिसको पढ़ना है पढ़ो भाई, क्यों मैंने कई बार कहा कि आप पढ़ाई करते रहिए। हाँ, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको यहाँ सहयोग देने के लिए जब जरूरत हो तो आते रहिए, मिलते रहिए। हाँ, मैं किसी को भी एक भी रुपया भी नहीं मांगा हूँ। मैंने कहा कि जो सहयोग करना है आप आके खाने की व्यवस्था कर दीजिए मिल के, किसी को पैसा मत दीजिए, आइए यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर, जो कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी लड़ाई लड़ने के लिए, और चूँकि यहाँ पे हम लोग जो है 15-20 लोग रात में रुकते हैं, और उस साइंस कांग्रेस में माननीय जो है अपने APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे और उनसे मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, उस समय मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि साहब ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है पद कौन सा है, नौकरी कौन सी अच्छी है? तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है, आप बताइए। तो मैंने कहा कि IAS की नौकरी। तो हंसने लगे, कहा कि सबसे अच्छी अगर आपको काम करना है तो शिक्षक बनिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें कि 30 जनवरी तक केस का फैसला दिया जाएगा। 30 जनवरी तक जो है उसकी तारीख पड़ गई है, लेकिन तमाम मीडिया चैनलों ने बता दिया कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, जो है रिजल्ट आएगा। तमाम तरीके की खबरें जो है तुरंत ट्विटर पे आने लगी। लेकिन क्या है पूरी सच्चाई, फैसला है क्या, उसका प्रारूप क्या है, इस फैसले के आने से क्या कुछ BPSC के अभ्यर्थियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम लेंगे। सर हमारे साथ बैठे हैं। हिमांशु सर, क्या जानकारी आपके वकीलों ने बताया होगा, तमाम आपके मित्र वकील भी हैं? दरअसल क्या है कि जब ये डिसीजन आया तो मैंने पूरा डिसीजन मंगाया और उसको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा, और फिर बाकी मेरे जो दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर्स हैं, उनसे मैंने बात डिस्कस किया कि भाई जैसे के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग की तरफ से 14 जो लोग थे, अपीलेंट थे, जिन्होंने ये केस फाइल किया था, और उसमें 3 मुख्य मुद्दे थे। पहला ये था कि ये जो प्री का एग्ज़ाम है पूरी तरह से कैंसिल कराया जाए। दूसरा है कि जो रिजल्ट है तब तक पब्लिश ना करने दिया जाए। और तीसरा क्या है कि जो न्यू BPSC का जो ये न्यू एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराया जाए। ये 3 बातें कही गई हैं इसमें। तो उसमें जज साहब ने सारी बातों को सुना, सारे तथ्यों को देखा। देखने के बाद उन्होंने इंटरिम रिलीफ हमको नहीं दिया। इंटरिम रिलीफ का मतलब क्या होता है कि इन पे डायरेक्ट कोई डिसीजन अभी नहीं दिया कि हम तुरंत डिसीजन दे दें, तो इसको कहते हैं इंटरिम रिलीफ। उन्होंने नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, रिस्पोंडेंट में 5 पार्टीज़ थी, जिसमें जो है आपका BPSC वगैरह सब लोग थे। तो उनसे बोला गया कि आप लोग 30 तारीख तक पैरा वाइज पैरा, यानी 1 से लेकर 5 तक जितने भी दिए गए पैरा, जो भी क्वेश्चन एराइज किए गए हैं उसको पैरा वाइज पैरा आप उसका जो है काउंटर एफिडेविट या उसका आंसर हमें देंगे। आपको हम 30 दिन का टाइम देते हैं। और फिर जो है उसमें उन्होंने डिसीजन में ये कहा कि इस प्री का जो रिजल्ट है, तो उन्होंने बोला है इसका कि एनी रिजल्ट ऑफ द प्री विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। यानी इस BPSC का कोई भी जो फाइनल रिजल्ट होगा इस पिटीशंस के आउटकम पे ही डिपेंड करेगा। यानी जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लोग जरा सा आपको रोक दे, यानी कि यदि ये मुद्दा 6 महीने तक, 8 में साल भर तक ये घिसते रहा हाई कोर्ट में ही, तो प्री के रिजल्ट को फाइनल नहीं माना जाएगा क्या? देखिए, 6 महीने 8 महीने तो नहीं लगेगा। 6 महीने 8 महीने इसमें नहीं लगने वाला है। अभी देखिए जो 31 तारीख को सुनवाई उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी माननीय जो उच्चतम न्यायालय ने भी जो है एक जब रिट दाखिल किया गया था तो उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ आई है। और साथ ही साथ इस मुद्दे पे भी और भी लोग जा रहे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी आपको सूचना मिली कि जल्दी ही 2-4 और लोग लगे हैं, उनका भी जो है केस जा रहा है। इसलिए जो है जो विपक्ष के लोग थे, यानी रिस्पोंडेंट थे, PK साई जी वगैरह सब लोग ने, उन्होंने क्लब करने की बात कही कि सारे केस को क्लब किया जाए। तो चूँकि सारे केस एक साथ आएंगे तब तो क्लब होंगे। तो जो और भी लोग आ रहे हैं वो अपने जो इसमें केस दाखिल करेंगे उनके भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और उसमें हो सकता है कि इन 3 के अलावा और भी सारे पॉइंट्स हो। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा केस आगे बढ़ेगा तो इसमें सिर्फ ये 3 नहीं, और भी जो है प्रश्न जुड़ जाएंगे, और इस प्रश्न पे जो है रिस्पोंडेंट को सारा आंसर देना पड़ेगा। यानी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि इस मुद्दे पे पूरा खुल कर डिस्कशन होगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई। वरना एक छोटी री एग्ज़ाम का हो सकता है कि डिसीजन आ जाता, लेकिन अब सारी की सारी चीज़ें जब खुल के आएंगी तो बहुत सारी और भी भेद खुलेंगे। और हमें विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय में कि वो निश्चित रूप से एक जो है सकारात्मक फैसला देंगे। हिमांशु सर, जब ये फैसला आया होगा तो आपके साथ इतने सैकड़ों विद्यार्थी जो सत्याग्रह, देखिए जब भी आप काम करते हैं प्रशासन की कमियों के अगेंस्ट तो पुलिस तो आपको डराने आएगी, लेकिन हम लोग लॉ पढ़े हुए व्यक्ति हैं, पुलिस से डरते नहीं छोटी छोटी बातों से।
तो ये डर, अच्छा डर तो तब होता है जब हमारे मन में कोई चोर हो। डर तब होता है जब हमें लगता है कि भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा, हम क्या खाएंगे पिएंगे रहेंगे। उतने तो सक्षम हम लोग है ही हैं कि कुछ ना करें तभी हमारा रोजी रोटी चल जाए। मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में था, ठीक है, मैं चाहता तो नौकरी कर रहा होता, क्या दिक्कत है। वो मैं जो है प्लानिंग डेवलपमेंट में था। रमांशु सर, अब क्या बच्चों को ये बता देंगे कि भैया अब ठीक है, फैसला 15 दिन के बाद अब कोर्ट का आने वाला है, तो पढ़ाई के साथ भी लड़ाई। देखिए यहाँ ऐसे भी हम लोग का जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो 4,83,000 बच्चे नहीं आए थे। इवन कि जितने 3-3.5 लाख करीब बच्चे दिए थे वो भी नहीं आए थे। वो सारे बैठ के हम लोग को यूट्यूब पे ही देख रहे थे और अभी भी वो यूट्यूब पे ही देखेंगे। तो उनकी तो पढ़ाई हमने कभी डिस्टर्ब की ही नहीं। जो बच्चे नहीं आए उनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं की। जिन कोचिंग में पढ़ना है हमने किसी कोचिंग को नहीं बंद करवाया। सर आपने तो कहा कि जे बच्चे पढ़ाई करें, हम यहाँ पे लड़ने के लिए हैं। तो वही कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने कहा कि जिसको पढ़ना है पढ़ो भाई। क्यों, मैंने कई बार कहा कि आप पढ़ाई करते रहिए। हाँ, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको यहाँ सहयोग देने के लिए जब जरूरत हो तो आते रहिए, मिलते रहिए। हाँ, मैं किसी को भी एक भी रुपया भी नहीं मांगा हूँ। मैंने कहा कि जो सहयोग करना है आप आके खाने की व्यवस्था कर दीजिए मिल के, किसी को पैसा मत दीजिए, आइए यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर, जो कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी लड़ाई लड़ने के लिए, और चूँकि यहाँ पे हम लोग जो है 15-20 लोग रात में रुकते हैं, तो जो भी रुकते हैं कभी आप ये भी एक दिन आप भी आके रुक लीजिए। एग्ज़ाम देने जाते तो आप स्टेशन पे सोते हैं कि नहीं सोते हैं? रमांशु सर, आखिर इतना संघर्ष क्यों? आखिर आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हाँ, यही प्रश्न जो है सन 1917 में महात्मा गांधी से भी पूछा गया था कि जब वो मोतिहारी आए थे तो उनको गालियाँ भी दी गई थी, आखिर क्यों आए? आप किसान नहीं हैं तो किसानों के आंदोलन में क्यों शामिल कर दिए? फिर भी वो गए। और आज मोतिहारी को किस ले जाना जाता है? महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के लिए जाना जाता है। उससे उनका क्या लाभ हुआ? क्या महात्मा गांधी को लोग पहले नहीं पहचानते थे? वो भी वकील थे, मैं भी वकील हूँ। वो भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आए थे, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आया हूँ। और इसके पहले भी मैं पॉपुलर रहा हूँ। मैं कोई छोटा मोटा टीचर नहीं हूँ। मैं यहाँ के सामान्य टीचरों में, जितने भी टीचरों से पूछ सकती हैं, मैं सामान्य टीचरों में काउंट करता हूँ। और यही नहीं, सन 2016 से लेकर अब तक जितने लड़के बीपीएससी क्वालिफाई कर लिए होंगे, पूछ लीजिएगा हमारी क्लास जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़े कि नहीं। एकमात्र मैं पूरे भारत में टीचर हूँ जो प्रत्युत्तर पर पढ़ाता हूँ। आज एकदम पटना के एक टीचर ने आपको हमारे इंटरव्यू में सैल्यूट किया कि वास्तव में रमांशु सर शब्द नहीं है, उनको सैल्यूट है। देखिए ऐसे जब टीचर हम लोग को इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं तो हम लोग का उत्साह आत्मबल बढ़ जाता है कि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डायरेक्ट तो नहीं आ सकते लेकिन हमारा समर्थन करते हैं। और हमें ऐसा ही समर्थन चाहिए। आप घर बैठे अगर हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे पक्ष में दो बातें कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे विपक्ष में बड़े बड़े टीचर बोल रहे हैं, जिसको बीपीएससी का बी नहीं मालूम है बोलते हैं। आज उन टीचर ने एकदम सैल्यूट किया, कहा कि शब्द नहीं है रमांशु सर के लिए कुछ कहने के लिए। सैल्यूट है कि वो आज 28 दिन से टिके हुए हैं, बच्चों को साथ लेके बैठे हैं। क्या कहेंगे? नाम नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, लेकिन बताऊंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे टीचर यही टीचर होते हैं जो समाज में पूजनीय होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षक को पूरे विश्व में नहीं, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षक को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, जहाँ पे शिक्षक को माता और पिता की तरह माना जाता है। अगर आप बहुत सारे श्लोकों को पढ़ेंगे तो मैं एक श्लोक आपके सामने पढ़ ले रहा हूँ कि गायत्री परिवार के लोग भी जानते होंगे, और वैसे हमारे जो है ये साहित्यों में भी लिखा हुआ है, जो धार्मिक साहित्य हैं, कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर अगला लाइन है कि मातृत लालयित्री च पितृत मार्गदर्शिका नमस्त गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताय च। यानी माँ की तरह जो लालन पालन करे और पिता की तरह जो मार्गदर्शक बने वही गुरु है। तो इसलिए इसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कबीर को पढ़ लेंगे तो कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंदो कड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वहाँ पे भगवान से ऊंचा हमको रखा गया। तो कोई भी शिक्षक, हम कमाने के लिए शिक्षक नहीं बने। कमाने के लिए हमारी सरकारी नौकरी बहुत थी, घर से मैं सक्षम हूँ, बहुत सारे और भी काम करके पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन जब मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ, इतने अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाई किया बचपन से लेकर आज तक मुझे चीज़ें याद है, हाई स्कूल की चीज़ें याद हैं, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर हो। मैं आपको बता दूँ कि सन 2000 या 2001 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस कांग्रेस हुआ था। और उस साइंस कांग्रेस में माननीय जो है अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे और उनसे मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, उसमें मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि साहब ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पद कौन सा है, नौकरी कौन सी अच्छी है? तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है, आप बताइए। तो मैंने कहा कि IAS की नौकरी। तो हंसने लगे, कहा कि सबसे अच्छी अगर आपको काम करना है तो शिक्षक बनिए। तो उस समय मैं चूँकि छोटा था तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, या फिर मुझे लगा, मैं सीरियसली उसको नहीं लिया और फिर मैं UPSC की तैयारी करने लगा।
यूपीएससी के साथ मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, बहुत सारे मेंस दिया, बहुत सारे नौकरी भी पाई और फाइनली जो है बिहार सचिवालय में मेरा सिलेक्शन हुआ CGL 1 में। और जब मैं नौकरी करने लगा तब मुझे बात वो याद आई कि उस व्यक्ति ने कितनी सही बात कही थी और फिर मैं नौकरी छोड़ के बच्चों को पढ़ाने लगा। तो रोजी रोटी के लिए मैं नहीं करता हूँ यह काम। और मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं, मेरा एक बच्चा अभी दरोगा आया था मुझसे मिलने के लिए, जिस दिन जो है क्या नाम शुरुआत उसके दूसरे तीसरे दिन, और वो क्यों हमारा जो है शिष्य है कि वो जो है एक बार कदम कुआं में कुछ पुलिस वालों की जो है वीडियो बना रहा था, जो है कुछ जो है ठेले वाले से वो पैसा ले रहे थे और फिर उसको जो है थाने में लेते गए लोग और फिर उसने फ़ोन किया कि सर ऐसी सी बात है और हम लोग गए थे उसको छुड़ा के लाए थे और वो अगले ही बैच में वहाँ दरोगा बन गया। तो हमारे जितने भी बच्चों हैं सब मिलेंगे। एक शशीष कुमार तिवारी है, कभी आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उसके 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। वो पूछेगा रमांशु सर कौन है, हमारे सिद्धांतों को लेके कहता है कि सर आपके सिद्धांतों को मैं कई हज़ार बार सुना चुका हूँ, और नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा। इवन कि अभी अपूर्व विक्रम ने जो है हम लोग के बारे में इस शिक्षा के सत्याग्रह के बारे में जो लाठियाँ खाए तो उस पर उन्होंने जो है अपने 8-10 लाइनें लिखी हैं और किसी मुशायरे में सुना रहे थे। वो भी 2018 में आए थे, यहीं गांधी मैदान में आके मिल के गए। मैं सारी चीज़ दिखा दूँगा। तो हम लोग शुरू से लेकर आज तक नैतिक लोगों के साथ ही रहे हैं और नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी हमको इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। आज शायद बच्चों के लिए इसलिए खड़े हैं रमांशु सर कि जब पढ़ते थे उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उनसे मुलाकात हुई थी और सर ने सवाल किया था कि सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है।